अस्सलाम वालेकुम। के नावल्स पर आप सबको वेलकम। एक खूबसूरत नावल के साथ हाजिर हैं जिसका नाम है सच्चे फूल। नावल की राइटर हैं आयशा फयाज़। चलें नावल की जानिब बढ़ते हैं। छोटी सी क्यारी में जाने कब ढेरों पौधे उगाए थे। गोल छोटे बैंगनों का हल्के जामुनी रंग के फूलों से भरा पौधा, बिजली के खंभे सा सीधा लंबा खड़ा वो इकलौता मकई का पौधा। क्यारी के मुतवाज़ी किनारों पर उगे कपास के वो दो पौधे जो बिल्कुल जुड़वा भाइयों से लगते थे। आतिशी गुलाबी फूलों से लदे खड़े गुल बांस के पौधे जिनका बसेरा तो सारी ही क्यारी में था, और बिल्कुल इसी रंग के मगर गुलाबों जितने बड़े फूलों वाले गुल दोपहर, जिनकी एक सीधी कतार ने शायद क्यारी और फर्श के दरमियान हद फाजिल बना रखी थी। और सब्ज मिर्चों का वो पौधा जो इन सब से अलग किसी रूठे बच्चे की तरह खड़ा था, नन्हे से मुन्ने सफ़ेद फूलों वाला, मगर ये फूल झूठे थे। तभी हर बार ऐसे ही गिर जाते और पौधे पर कोई एक भी मिर्च नहीं लगती थी। गुड्डी ने अपनी माँ से कई बार सुना था कि सोने के जेवर को सारी रात पानी में भिगोकर इस पानी को सुबह सवेरे पौधे पर छिड़को तो फिर इस पे सच्चे फूल लगते हैं। ऐसे फूल जो सारे के सारे फल बनते हैं। और पता नहीं कितनी बार अम्मा की नज़र बचाकर गुड्डी ने वो पानी मिर्चों के इस पौधे पर डाला भी था, मगर लाहासिल। सब्जी वाले से 3 रुपए की हरी मिर्चें और 2 रुपए का हरा धनिया लेना तो शायद रोज़ का मामूल था, मगर अब कहाँ। जब इकबाल घर में था तो कच्ची सब्ज मिर्चों की खुशबू से गुड्डी का सारा ही कमरा महकता था। इसे तो आदत थी रोटी के हर निवाले में सब्ज मिर्च लेकर और फिर इसको गोश्त के शोरबे में प्लेट में डुबकी देकर खाने की। तुम भी खाओ ना, खाया पिया करोगी तो जान बनेगी मेरी जान, वो गुड्डी को भी अपने साथ खाने में शरीक करते हुए बार बार कहता था। वो कुएं का मेंढक थी तो इकबाल समंदर का वो दूर दराज जजीरा जिस पर किसी समंदरी तूफान से बच जाने वाले खुशनसीब के पाँव ही पहुंचते हैं। बस कुछ ऐसा ही रिश्ता था इन दोनों के बीच, तबाहशुदा जहाज़ से बचने वाले आखिरी मुसाफिर जैसा। और वो अभी इस जजीरे के साहिल पे खड़ी बस एक कश्मकश में थी, अंदर जाए या नहीं। अम्मा, मैं ज़रा बुशरा बाजी की तरफ हो आऊँ। धीमी आवाज़ और मौदब लहजा, अभी तक पहले जैसा ही था। चली जाओ, पर अपना हुलिया तो ज़रा ठीक कर लो। अपनी कमीज़ की तुरपाई करती अम्मा ने एक नज़र इसके मलगजे हुलिये पर डालकर शायद अपना फ़र्ज़ निभाया था। अच्छा खासा तो हुलिया है मेरा अम्मा, बस मैं जा रही हूँ, तुम्हें तो एतराज़ करने का बहाना चाहिए। गुड्डी को अचानक ही गुस्सा आ गया था। अम्मा बस देखती ही रह गईं। बुशरा बाजी के घर में भी वही सन्नाटा था जिससे घबराकर वो अपने घर से निकली थी। ट्यूशन वाले बच्चों की आज छुट्टी थी और ख़ुद बुशरा बाजी के तीनों बच्चे भी कहीं गए हुए थे। बाजी के बेहद इसरार पर वो चाय पीने रुक तो गई थी, मगर बड़ी ही बेदिली से। आज ये ट्यूशन वाले बच्चों की क्यों छुट्टी है बाजी? काफ़ी देर तक इनकी बातें सुनते सुनते आखिर से बोलने को यही जुमला सूझा था। वह अचानक बोलते बोलते रुक गई थीं। एक लम्हे को गौर से इसकी तरफ देखा, शायद हैरत से। क्या हुआ तुझे गुड्डी? आज इतवार है, तुझे ये भी याद नहीं? अच्छा छोड़, ये बता अम्मा कैसी हैं? अपनी ही कही गई बात का असर ज़ाहिर करने को बुशरा बाजी ने फ़ौरन बात बदल दी थी, मगर गुड्डी की गंदमी रंगत मुतगय्यर हो चुकी थी। बड़ी जल्दी आ गई गुड्डी। अम्मा ने इसे घर में दाखिल होता देखा तो चारपाई पर बैठे बैठे ही बोली, अम्मा ये तो बता आज क्या दिन है भला? वह सीधी जाकर इनके कदमों में बैठी और पूछने लगी, हमें क्या लेना है ये जानकर गुड्डी पुत्र? दिन हफ्ते महीने और साल तो जीते जागते लोगों के लिए होते हैं, हम जैसे मरे हुओं के लिए नहीं। और फिर ये जानकर हमने करना भी क्या है? जब भी ये करने बैठेगी इकबाल के जाने का भी तो हिसाब करेगी ना। और फिर अम्मा की आवाज़ रुंध गई थी। इनसे और बोला नहीं गया और गुड्डी इन्हें खुद से लगाकर धीरे धीरे इनका सर सहलाने लगी थी। रात गए जब अम्मा सो चुकी थी, जाने इसके मन में क्या समाई जो वो चारपाई पर लेटे लेटे ही अपने हाथ की उंगलियों पर कुछ गिनने लगी थी। पूरे 11 महीने और 18 दिन का हिसाब लगा था, और ठीक 12 दिन बाद तुम्हें 1 साल हो जाएगा इकबाल हमें छोड़कर गए हुए। अपनी बिल्कुल खुश्क आंखों से काफ़ी देर तक ऊपर आसमान में चमकते हुए सितारों को मुखातिब करके वो बोली थी। और फिर पता नहीं कब इन सितारों में अपने खोए आंसू तलाश करते करते वो सो भी गई। बैंगन के पौधे पर छोटे छोटे बहुत सारे बैंगन लगे थे, सो आज इन्हीं का सालन पक रहा था जब अम्मा ने मेहंदी की कोन और चूड़ियों का सेट लाकर इसकी गोद में डाल दिया था। जमील की माँ से मंगवाई है तेरे लिए। मेरा बेटा सिर्फ इस घर से गया है गुड्डी, कोई इस दुनिया से तो नहीं चला गया जो तू ये उजाड़ हुलिया बनाए फिरती है। अपनी तरफ उठी हुई इसकी सवालिया निगाहों के जवाब में इसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा था, और वह सर झुकाकर अपनी गोद में रखे चूड़ियों के सेट को देखने लगी थी। सुर्ख और काली चूड़ियों वाला सेट और मेहंदी की कोन जिस पर गहरे रंग की गारंटी लिखी हुई थी। जाने क्यों ये पढ़कर खुद ही मुस्कुराने लगी थी।
अच्छा अम्मा, अभी इन्हें अंदर रख दे, सुबह नहा धोकर तुझे पहन कर दिखा दूंगी। इसने अपनी गोद से उठाकर दोनों ही चीज़ें दोबारा अम्मा के हाथ में पकड़ा दी थीं। चल, जैसे तेरी मर्जी पुत्र, अम्मा ने इसके हाथ से चीज़ें लेते हुए कहा और इसके कमरे की तरफ बढ़ गई थीं, जहाँ 10-10 रुपए के नोटों वाला बड़ा सा हार पहने हुए इकबाल की मुस्कुराती हुई तस्वीर ड्रेसिंग टेबल के एक कोने में रखी थी। कागज़ के लाल, पीले और नीले हरे फूलों के दरमियान सफ़ेद कागज़ की बहुत बारीक सी नलकियाँ डालकर बनाई गई बहुत सारी लड़ियों से सजाए गए बेड पर वो ऐन किनारे पर बैठी हुई थी तो पूरी की पूरी दुल्हन, मगर ऐसी अजीब दुल्हन जिसकी सारी तवज्जो इस लम्हे सिर्फ अपने हाथों पर लगी मेहंदी पर थी। अपना बड़ा सा घूंघट उल्टे तकिए से टेक लगाए और अपने दोनों हाथ सामने फैलाए वो इन पर बने फूल बूटों में पूरी जान से खोई हुई थी। हथेली के ऐन वस में छोटा सा गोला और इसके गिर्द फूल की 5 पत्तियों का घेरा और इससे फूटती अनगिनत शाखें जो सारी उंगलियों को छू रही थीं। और इससे आगे गुड्डी को बड़ी हसरत थी कि वो भी कभी अपने दोनों हाथों पर मेहंदी लगवाए, उल्टे सीधे दोनों तरफ कोनियों तक, जैसे टीवी में लड़कियां लगाती हैं। मगर माँ ने हमेशा इसे लताड़ा ही था। तोबा तोबा, ये कवारी लड़कियां भी लगाती हैं दोनों हाथों पर मेहंदी, बेहया ना हो तो। बस ईद के ईद दाहिने हाथ पर सादा सी मेहंदी लगा ली, हो गया शौक पूरा और खुशी भी। और फिर मेहंदी की रात जब शगुन के बाद इसकी सहेली ने इसे मेहंदी लगाई तो वो सचमुच खुशी से निहाल हो गई थी। शादी का लफ्ज़ इसे अचानक ही बेहद रंगीन, खूबसूरत और बहुत अपना सा लगने लगा था। एक ऐसा दरवाज़ा जिसमें अपना पहला कदम रखने से भी पहले इसकी इतनी बड़ी ख्वाहिश पूरी हो रही थी। मगर बुरा हो नींद का कि वो जी भर के अपने हाथों को देख भी ना पाई थी कि वहीं कहीं लड़कियों के ढेर में लुढ़क गई थी। और फिर शादी का पूरा थकावट भरा दिन गुजार कर इसे अब कहीं वो तन्हाई और फुर्सत मैसर आई थी कि वो अपनी इस मासूम सी ख्वाहिश के पूरा होने की खुशी जी भर के महसूस कर सके। और वो कर भी रही थी जब बहुत सारे हार पहने इकबाल कमरे में दाखिल हुआ। वाह जी वाह, पहली दुल्हन देखी है जो बिस्तर पर बैठी अपने दुल्हा का इंतज़ार करने के बजाय अपने रब से हाथ फैलाकर पता नहीं कौन सी दुआएं मांग रही है। इकबाल ने कमरे के अंदर आकर अपनी भारी आवाज़ में कहा तो वो जैसे डर ही गई थी। हाय मैं मर गई, कहते हुए वो अपना उल्टा हुआ घूंघट फिर से गिराने में लगी थी। मगर दुपट्टा जाने कहाँ बेड की पुश्त पर अटक गया था कि हाथ में आ ही नहीं रहा था। रहने दो इसको, मुझे ये बताओ कि तुम दुआ क्या मांग रही थी। यही ना कि अल्लाह करे आज की रात मैं कमरे से बाहर ही गुजार दूँ। इकबाल ने इसके बिल्कुल पास बैठकर अपने हाथों में इसके दोनों हाथ थाम कर कहा था। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने कोई दुआ तो नहीं मांगी, मैं तो बस अपनी ये मेहंदी देख रही थी कि कितनी अच्छी लग रही है ना। इसकी गिरफ्त से अपने हाथ छुड़ाकर दोनों हथेलियां इसके सामने फैलाए वो जल्दी जल्दी बोलकर शायद अपनी सफाई दे रही थी। अच्छा, पर मैंने तो सुना है कि आज की रात सारी लड़कियां बड़ी डरी होती हैं और यही दुआ करती हैं कि इनका मियाँ या तो कमरे में आए ही ना, या फिर बहुत देर से आए। इकबाल ने इसके सजे संवरे रूप से अपने दिल की बढ़ती हुई बेताबी से मगलूब होकर कहा था। मुझे क्या पता जी, मैंने कभी किसी लड़की से पूछा ही नहीं। जाने क्यों गुड्डी ने मध्यम आवाज़ में कोई एतराफ़ किया था जैसे। जब भी तो इकबाल को बड़े ज़ोर की हंसी आ गई थी। कोई बात नहीं, अब मैं जो आ गया हूँ तुझे सब कुछ बताऊंगा भी और सिखाऊंगा भी। इसके हाथ फिर से अपने हाथों में लेते हुए वो बोला था। पहले ये तो बताओ कि मेरी मेहंदी आपको कैसी लगी। गुड्डी की नीम पुख्ता सोच वहीं कहीं डेरा लगाए बैठी थी अभी तक। छोड़ यार, इतनी लंबी रात पड़ी है अभी, देख लेंगे मेहंदी भी। पहले तुम्हें तो देख लें ठीक तरह से। क्या ख्याल है, इकबाल ने इसे खुद से और भी करीब करते हुए कहा था। मेहंदी के कोन हाथ में पकड़े जाने वो कब अपने ही ख्यालों में वहां तक पहुंच गई थी, कुछ पता ही नहीं चला था। और जब पता चला तो वह हैरान नज़रों से अपने इर्द गिर्द देखने लगी थी, जहाँ ना तो फूलों की लड़ियाँ थीं और ना ही इकबाल की मजबूत गिरफ्त। बस रात की तारीकी थी जो खामोशी की चादर ओढ़े सारे कमरे में चलती फिरती थी। गुड्डी की सांसें बोझल होने लगी थीं। अगले रोज़ नहा धोकर इसने मेहंदी, चूड़ियों और अपनी बरी के एक हल्के काम वाले जोड़े का एहतमाम किया तो अम्मा ने इसे बहुत प्यार किया था। खुद गुड्डी को भी अपना आप बहुत हल्का फुल्का लगा था। बस ऐसे ही रहा कर कुड़िए, बहू बेटियां ऐसे ही अच्छी लगती हैं सजी सवरी। इकबाल की अमानत है तू मेरे पास, जब वो लौट के आएगा तो लड़ेगा मुझसे। अम्मा, तू मेरी इतनी सी वोटी भी संभाल कर नहीं रख सकी, अपना ख्याल रखा कर। अम्मा इसे अपने साथ लगाकर जैसे खुद से भी बातें कर रही थीं। अल्लाह खैर करे जी, सास बहू में इतना प्यार, लगता है आज कोई ख़ास बात है। सलाम मासी, सलाम भाभी। घर के दरवाजे से अंदर आते हुए जमील ने यह मंजर देखा तो बुलंद आवाज़ से तबसरा और सलाम दोनों ही किए थे। दोनों एकदम ही इसकी तरफ देखने लगी थीं। तूने तो डरा ही दिया था जमील, हमेशा ऐसे ही अंदर आ जाता है अचानक।
बंदा दरवाज़ा ही बजा लेता है। अम्मा ने अभी तक अपने सीने पर हाथ रखा हुआ था और गुड्डी अपने सर पर लिया दुपट्टा और भी लपेट कर लेने लगी थी। मगर जमील की तेज़ निगाहों से बचना इतना भी आसान कहाँ था। मासी, मैं तो इसे बिल्कुल अपना घर समझता हूँ, इसलिए यूं बेधड़क आ जाता हूँ। हाँ, अगर किसी को नहीं अच्छा लगता तो ठीक है, अगली बार बाहर खड़ा रहूँगा और जब तक तू इजाज़त ना दे अंदर नहीं आने का, सुन लिया? बड़े रौब से ये कहते हुए वो इसी चारपाई की पायंती पर बैठ भी चुका था। गुड्डी फौरन ही उठ गई थी। एक तो बुरा बड़ी जल्दी मान जाता है तू, फौरन गैर बन जाता है, नालायक ना हो तो। जा गुड्डी, चाय लेकर आ इसके लिए। अम्मा ने इसके घने बालों वाले सर पर एक हल्की सी चपत लगाते हुए कहा तो वो एकदम ही उठ खड़ा हुआ था। चाय वाय छोड़ मासी, मुझे ज़रा जल्दी है। मैं तो बस ताई बरकत का पैगाम देने आया था तुझे। ज़रा जाके इससे मिल ला, कोई ज़रूरी बात करनी है तुझसे। सामने खड़ी गुड्डी पर एक चटती हुई निगाह डालकर वो बाहर निकल गया था। आज कई दिन बाद इसका ध्यान अपनी क्यारी की तरफ हुआ था। सोचा था फालतू घास पौधे उखेड़ कर अच्छी तरह सफाई कर लेगी। सो अम्मा के घर से निकलते ही वो शुरू हो गई थी। मिर्चों का पौधा अभी तक इतना ही था। हाँ, इस पे नए फूल फिर से आने लगे थे। कल सुबह तो ज़रूर इस पर पानी छिड़कूंगी। गुड्डी ने अपने कानों में झुलती गोल झुमके वाली बालियों पर हाथ फेरते हुए सोचा था। बहन बरकते, अच्छा अब मैं चलती हूँ, काफ़ी देर हो गई घर से निकले। अम्मा ने दोनों घुटनों पर हाथ रखकर बड़ी मुश्किल से उठते हुए कहा था। चल बैठ जा थोड़ी देर और, पहले ही इतने दिनों बाद आई है और वो भी मेरे बुलाने पर। अब खाना खा कर ही जाना। ताई बरकत ने हाथ पकड़कर दोबारा से इन्हें अपने पास बिठा लिया था। चल बैठ जाती हूँ थोड़ी देर और, पर खाना तो मैं घर जाकर ही खाऊंगी। गुड्डी मेरी रात देख रही होगी, मेरे बगैर तो खाना नहीं खाती। बेटियों से बढ़कर ख्याल रखती है मेरा, और पता है रोज़ रात को मेरी टांगें दबाकर सोती है कर्मा वाली। अच्छा ये तो बताओ, वो रात को तेरे पास होती है या फिर अपने कमरे में अकेली? ताई बरकते का सवाल अम्मा को बहुत अजीब सा लगा था। वो तो मेरे साथ ही सो जाए, बस मेरा दिल नहीं करता इकबाल का कमरा खाली रखने को। आज नहीं तो कल, अल्लाह करे इसने वापस आना ही है ना, तो बस फिर खुद ही बस जाएगा कमरा भी। अम्मा जैसे किसी जागते ख्वाब में थीं। बेटी और बहू में बड़ा फ़र्क होता है पागल। बेटी मासूम होती है और अनजान भी, जबकि बहू ना तो मासूम और ना ही अनजान। वो बस एक औरत होती है, सारा कुछ जान चुकी औरत। तू समझ रही है ना मेरा मतलब? ताई बरकते ने दायां हाथ अम्मा के घुटने पर रखकर ज़रा सा दबाव डालते हुए अपना मुंह इनके और भी करीब करते हुए कहा था। ऐसी बात ना कर बरकते, तुझे अल्लाह का वास्ता, आधा तो मुझे इकबाल पहले ही मार गया है मुझ मरी हुई को। और ना मार। दिन, तारीख, महीना सारा कुछ भुलाकर बस आती जाती सांसें ही ज़िंदगी हैं हमारी। तू मेरा सांस रोक लेने वाली बात ना कर, ना कर बरकते। अम्मा का चेहरा आंसुओं से भीग रहा था। अच्छा चल ठीक है, ये रोना तो बंद कर। मैं तो तेरे ही भले को कह बैठी, मगर क्या पता था। अच्छा छोड़, ये बता वो खालिद के घर से कोई आया तो नहीं दोबारा तुम्हें तंग करने? मेरा मतलब है उन्होंने हमें क्या तंग करना है बहन? दुश्मनी एक तरफ, सारी उम्र का रोग तो मेरे ही बेटे से मिला है इन्हें। हमारे साथ जितना भी बुरा करें कम होगा, फिर भी बड़ी मेहरबानी है मुश्ताक भाई की, जो हम दोनों को दर-बदर की ठोकरों से बचा लिया है। अम्मा ने दोबारा उठते हुए कहा, और फिर ताई बरकते से हाथ मिलाकर बाहर निकल आई थीं। ए सुनो ना जी, ये क्या आज तुमने चूड़ियाँ तो पहनी ही नहीं? वो बिल्कुल चुप थी, भला क्या जवाब देती। क्या मुसीबत है यार, तुम बोलती बहुत ही कम हो। शिकवा तो था मगर नर्म लहजे में, सो इसे भी ज़रा हौसला हुआ था। वो ये चूड़ियाँ बहुत शोर करती हैं जी, रात रात को अच्छा नहीं लगता ना। और वो अटक अटक कर बोलते हुए फिर रुक गई थी। बिल्कुल तारीक कमरे के रोशनदान से आती हुई सहन में लगे बल्ब की रोशनी की लकीर एन गुड्डी के सर पर आ रही थी। चेहरे पर फैले हुए रंग कुछ तो मिलन के अवलीन दिनों की रियायत थे, तो कुछ इस लम्हे इकबाल की बहुत खास निगाहों का पैगाम, बिन देखे ही समझ जाने का एजाज, पागल कर देने वाला हुस्न। शायद इन्हीं रंगों से मुजस्सिम होता है। एक एक करके जाने कितनी सारी चूड़ियाँ वो इसकी सूनी कलाइयों में सजा रहा था, बहुत नरमी से, संभाल संभाल कर, यूं जैसे कोई पानी की सतह पर तैरती फिरती गुलाब की पत्तियां उठाता जाए और ज़रा सा भी इर्ताश ना हो, लहरों की खबर तक ना हो। जाने कितना वक्त बहा था इन दोनों के बीच में। इकबाल खामोश था और वो चुप। कभी कभी एक चोर सी निगाह इस पर डाल लेती और फिर फ़ौरन यूं हटाती कि कहीं चोरी पकड़ी ना जाए। फिर इकबाल ने कहा था, अब देखो ना, तुम तो मुझसे बात करती नहीं हो, पर ये चूड़ियाँ बात करती हैं मुझसे। इनकी छन मुझे बुलाती है अपने पास, तुम्हारे पास। देखो ज़रा गौर से सुनो। इसकी उंगलियां गुड्डी की भरी कलाइयों पर जाने क्या लिख रही थीं, जो चूड़ियों की आवाज़ बनकर धीरे धीरे दो दिलों की धड़कनों में बसने लगा था। अच्छा तो अब ऐसे काम करती हो तुम? जमील की ज़ोरदार आवाज़ इसके कान के बिल्कुल पास से आई थी
और वो जो बेदहानी में अपने बाजू में पहनी चूड़ियों से खेलती जाने किन खूबसूरत सोचों में मगन थी, अचानक डर गई थी और अब सहमी हुई सवालिया नज़रों से इसे देख रही थी। वैसे लग तुम काफ़ी प्यारी रही हो, आजकल तो तैयार श्यार भी रहने लगी हो, कहीं इकबाल का कोई सुख संदेशा तो नहीं आ गया। वो अब इसके बिल्कुल सामने आकर बैठ गया था। गुड्डी जो घबराहट में अभी तक अपना दुपट्टा ही ठीक नहीं कर पाई थी, इसे बैठता देखकर खुद उठने ही लगी थी कि जमील ने हाथ पकड़कर फिर से वहीं क्यारी में बिठा दिया था। वो बड़ी मुश्किल से खुद को गिरने से बचा सकी थी। गुलबांस का एक पौधा तो फिर भी इसके अपने ही बोझ तले दब गया था। गुड्डी को अचानक ही बहुत सारा रोना आ गया था, अपनी बेबसी पर या शायद जमील की खुली बदतमीजी पर। ये क्या हो रहा है? बैरूनी दरवाजे से अंदर आती अम्मा की आवाज़ ने एकदम दोनों ही को मुतवज्जा किया था। जमील तो हड़बड़ाकर उठ खड़ा हुआ था, मगर गुड्डी की आंखें तो आंसुओं ने धुंधला रखी थीं। इससे उठा ही नहीं गया। अम्मा जो अभी अभी बरकत ताई के शक भरे जुमले सुनकर आई थीं, जाने क्यों इन्हें ये मंजर बहुत खौफनाक सा लगा था। इनको बहुत सारा गुस्सा आ रहा था। देख ले मासी अपनी बहू का हाल, मुझे कह रही थी कितने दिन हो गए मेरी अपनी माँ से बात ही नहीं हुई। मैंने फ़ौरन मोबाइल निकाला कि चलो करवा देता हूँ बात, मगर भाभी का दिल इतना छोटा सा है ना कि लेके रोना शुरू कर दिया। मुझसे तो चुप भी नहीं कराया गया। लो अब तुम खुद ही संभालो, मैं तो चला। जमील जल्दी जल्दी बोलता हुआ अम्मा के पास से गुजरा और बाहर निकल गया। इतना ही दर्द उठ रहा था, माँ से बात करने का तो मुझसे नहीं कह सकती थी। जमील को बुलाकर दुखड़े सुनाना ज़रूरी था क्या? ना मुझसे ज़्यादा सगा लगता है वो तेरा। अम्मा अब इसके सर पर खड़ी गरज रही थीं, और वो जो पहले ही जमील के सफ़ेद झूठ पर रोना धोना भूलकर हैरान बैठी थी, अम्मा के इस इल्ज़ाम पर बिल्कुल ही हवास बाख्ता हो गई थी। अल्लाह की कसम अम्मा, मैंने तो जमील भाई को नहीं बुलाया, वो तो खुद ही। अच्छा, इसे तो फरिश्तों ने बताया था जा कर के इस वक्त तू घर में अकेली है जो वो तेरा यार बनकर आ गया। हाँ सच कहती है बहन बरकतें, इज़्ज़त का मान तो बस बेटी ही रखती है, बहू का क्या है। इसे तो बस अपनी खुशी चाहिए होती है, चाहे इसके लिए ससुराल की इज्जत जला के राख ही क्यों ना करनी पड़े। बेहया बेगैरत ना हो तो। नया नकोर जोड़ा, मेहंदी और ये चूड़ियाँ। अम्मा ने इसका हाथ पकड़कर जोर से झटका था। किस लिए, किसको दिखाने के लिए सजाए फिरती है? मेरा बेटा इधर परदेश में धक्के खा रहा होगा और तू इधर गैर मर्दों के लिए सिंगार करती फिरती है। अम्मा ने मुसलसल गुस्से में बोलते हुए से वहीं क्यारी में इतनी ज़ोर से धक्का दिया था कि वो बैठे बैठे ही गिर गई थी। गुड्डी की समझ में अपना कोई कसूर ही नहीं आ रहा था। वो अम्मा के रवैये पर दुखी कम और हैरान ज़्यादा थी। अभी 2 दिन पहले ही तो खुद अम्मा ने इसे सच बनकर रहने को कहा था, बल्कि खुद ही तो वो चूड़ियाँ और मेहंदी लाकर दी थी। इन्हें इतनी जल्दी भूल गया। और वो जमील भाई, मुझे इनसे बहुत डर लगता है, कितने आराम से इतना बड़ा झूठ बोल दिया। और जो अम्मा इन वक्त पर नहीं आती तो उन्होंने तो मेरा हाथ ही पकड़ लिया था और पता नहीं क्या करते। गुड्डी को अचानक झुरझुरी सी आ गई थी। कोई बात नहीं, मैं अम्मा की गलतफहमी दूर कर दूंगी। रात गए वो खुद को समझाते समझाते गालों पर आंसुओं के निशान लिए जाने कब सो भी गई थी। गुड्डी मेरी बात मान और तू भी अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से मैट्रिक कर ले। बुशरा बाजी ने वहीं बार बार कही अपनी बात आज फिर दोहराई थी। तेजी से प्याज काटते इसके हाथ एक लम्हे को रुके और फिर चलने लगे। छोड़े बाजी, अब क्या पढ़ना, कभी था शौक, और पता है मैं बहुत अच्छा पढ़ भी रही थी। 8वीं का बोर्ड का इम्तहान था जो मैंने पास भी कर लिया था। 9वीं में बैठी ही थी कि बस अम्मा को ऐसा बुखार चढ़ा जो उतरा ही नहीं। 9 बहन भाई और सारे मुझसे छोटे। अब्बा कहने लगा दफ़ा कर पढ़ाई को, घर संभाल, रोटी हांडी कर। 15-20 दिन रोई पीटी और फिर लग गई काम से। सारा शौक मर खप गया जी। प्लेट में कटी हुई प्याज का ढेर लग गया था और इसकी आंखों में आंसुओं का। तौबा है बाजी, इतनी कड़वी प्याज। दुपट्टे से आंखें साफ करते वो बमुश्किल मुस्कुराई थी। शौक मर गया तो क्या हुआ, ज़रूरत तो है ना। मुझे देखो, शादी हुई तो मैट्रिक भी नहीं किया था तेरी तरह, और आज खैर से बीए कर रही हूँ, प्राइवेट से ही। अली के अब्बू के आने में अभी पूरे 4 साल रहते हैं। तब तक मुझे तन्हा ही इन सबको संभालना है, और इसके लिए यही तालीम मेरा सहारा बन रही है आज। बाजी इसके कंधे पर हाथ रखे नरमी से कह रही थीं, मगर इसका ध्यान तो जाने कहाँ था। बड़े सारे सहन में बरामदे के साथ चारपाई पर जमील की माँ और अम्मा बैठी ज़ोरों शोर से बातों में मसरूफ़ थीं। वो भी चुपचाप जाकर वहीं बैठ गई थी। रहने दे आपा, तेरे तो नखरे ही ख़त्म नहीं होते। कभी लड़की का कद छोटा है तो कभी रंग सांवला, और इधर जमील की उम्र जा रही है, वो तुझे नज़र नहीं आती। अल्लाह खैर करे। मेरे इकबाल से पूरे 5 साल बड़ा है, और इकबाल की तो शादी को भी समझो साल पूरा हो गया। ज़ोर ज़ोर से बोलती अम्मा ने रुककर एक लंबा सांस लिया था। एक नज़र अपने पास ही सर झुकाकर चारपाई की अदवाइन पर बेध्यानी से उंगलियां फेरती गुड्डी को देखा, और फिर से शुरू हो गई थीं, मगर अब वो पहले वाला जोश नहीं था। चलो खैर, पहले तो 4-4 बेटियों का बोझ था तुम पर, इसे उतारे बगैर शादी करती बेटे की तो लोग बातें बनाते।
मगर अब तो चौथी बेटी ब्याही भी तुझे 2 साल हो गए आपा। तो ऐसे बात करी है रमजाना जैसे मुझे तो कुछ हिसाब ही नहीं रहा साल महीनों का। जमील की माँ ने बहन की सारी बातें सुनकर जैसे हाथ से मक्खी उड़ाई थी। मुस्कुराते हुए कहा, इकलौता बेटा है मेरा, अच्छी तरह देखभाल के ही बहू लाऊंगी ना। और जमील की उम्र, मर्द भी कभी बूढ़ा होता है क्या? क्यों गुड्डी, ठीक कह रही हूँ ना? उन्होंने अचानक इसके घुटने पर हाथ मारकर जाने किन ख्यालों के देश से वापस इस दुनिया में ला पटखा था। वो बिल्कुल होंकपन से इनकी तरफ देखने लगी थी। मुझसे कुछ कहा क्या मासी? इसके मुंह से लफ्ज भी रुक रुक कर निकले थे और ये सुनकर खाला के मुंह से जोरदार कहकहा निकला था। गुड्डी खज्जल सी होकर फिर से सर झुकाकर बैठ गई थी। अम्मा अब घर चलें? कुछ देर बाद वो हल्के से मिनमिनाई थी, मगर उन्होंने तो जैसे सुना ही नहीं और दोनों बहनें फिर से सर जोड़कर जमील के लिए देखी जाने वाली किसी नई लड़की का सजाए नसब खंगाल रही थीं। तभी सामने वाले कमरे से निकलकर बाहर की तरफ जाते हुए जमील पर इसकी नज़र पड़ी थी। शुक्र है जान छूटी। जाने क्यों, मगर इसने सच्चे दिल से सोचा था। ओए जमील, बाहर जा रहा है ना? ज़रा मेरी बात सुनकर जा। अम्मा जो बहन की बात सुनने में बुरी तरह मसरूफ़ थी, भांजे को बुला रही थीं। हाँ मासी, क्या बात है? मुझे ज़रा जल्दी है। वो दरवाजे पर ही खड़े खड़े कह रहा था। बेटा, मैं और तेरी माँ ज़रा किसी के घर जाएंगे अभी। तू एक काम कर, गुड्डी को घर छोड़ा। काफ़ी देर हो गई हमें बाहर निकले। कोई मिलने मिलाने ही आ जाता है। चल उठ गुड्डी, ये पकड़ ताले की चाबी और जाकर लहसुन प्याज बना कर रखना। मैं आते हुए कोई सब्जी लेकर आऊँगी। रात के लिए सालन बन जाएगा और हाँ, आटा थोड़ा गूंदना, वरना फिर सुबह तक पड़ा रहेगा। चल शाबाश, जा अब, मैं असर की अजान तक आ जाऊंगी। अच्छा। अम्मा ने बड़े आराम से ये सब कहते हुए अपने हजारबंद से बंधी हुई चाबी खोलकर इसके हाथ पकड़ाई थी। वो अपने कंधों पर कई गुना हैरत का बोझ लिए चुपचाप उठ गई थी। क्या मुसीबत है? कम से कम ये दरवाज़ा ही ऊंचा करवा लो। सर तोड़ के रख दिया है मेरा। ताला खोलकर गुड्डी के पीछे सहन में दाखिल होते ही वो चिल्लाया था। घर चूंकि गली से नीचे थे, इसलिए जमील जैसे लंबे आदमी के सर का दरवाजे से टकराना ज़रूरी था। अक्सर वो एहतियातन सर नीचे करके ही अंदर दाखिल होता था, मगर आज शायद भूले से यह बेहतियाती हो चुकी थी और माथे पर छोटा सा एक घूमड़ इसी का नतीजा था। अम्मा कहती हैं एक बार इकबाल खैर खैरियत से घर वापस आ जाए, फिर हम ये दरवाज़ा तो क्या, सारा घर ही तोड़कर दोबारा बनाएंगे, नया भी और ऊंचा भी। जाने किस रो में वो इतने आराम से कहने लगी थी। वैसे भी तुम तो अपने घर से ही इतने गुस्से में चले थे, यहाँ भी देखा ही नहीं और अंदर आ गए अंधों की तरह। तो यही होना था ना? जमील को चुप देखकर वो कुछ और भी शेर हुई थी। अच्छा बस कर, अब बड़ी आई इकबाल की सगी। रमजाना मासी तो माँ है, इसलिए पागल बनी फिरती है। मुझे ये बता कि तेरा दिमाग भी ख़राब हो गया है जो ऐसे ख्वाब देखती है? तू क्या समझती है तेरा इकबाल बाहर के मुल्क कोई कमाइयाँ करने गया है जो 2 साल बाद आएगा, अपने साथ पैसों के ट्रक लाएगा और तुम दोनों के सारे ख्वाब पूरे कर देगा? तो अच्छी तरह जानती है कि इकबाल एक मफरूर कातिल है, इश्तहारी है। वो पुलिस वाले कुत्तों की तरह इसे ढूंढ रहे हैं पिछले 1 साल से और इसका कोई पता नहीं। कहाँ भूखा प्यासा धक्के खाता फिर रहा है। और ये घर जो तुम कहती हो कि वो आकर बनाएगा, अरे इस घर में वो दिन तो क्या, अब रात के अंधेरे में भी कदम नहीं रख सकता। पुलिस जो पकड़ कर ले जाएगी इसे। खालिद, वो लड़का जिसका कत्ल किया था इकबाल ने दिन दहाड़े मंडी में, इसके घर वालों की बदवाएं और कोसने हर वक्त इकबाल के पीछे रहते हैं। तो फिर कैसे बचेगा वो? हाँ बता मुझे, अब क्यों नहीं बोलती तू? क्या बोलेगी? बोलने के लिए तेरे पास कुछ है भी तो नहीं। धड़ धड़ करके इकबाल इसके जिस्म से कई नेज़े आर पार करके चला गया था। इसके दिल के सारे जख्मों के खुरंड इसने सच के नोकीले नाखनों से छील दिए थे और अब इनसे खून बह रहा था। अहमियत, अपनायत, मोहब्बत, किसी एक के लिए सबसे ज़्यादा ख़ास होने का एहसास, नए नकोर कढ़ाइयों वाले कपड़े, सजना संवरना, गुड्डी के लिए अपनी शादी के इब्तिदाई दिन, बस यही कुछ थे। चुपचाप लेटी रहो, कोई ज़रूरत नहीं सुबह सवेरे चूल्हे पर अपने हाथ जलाने की। अम्मा खुद ही नाश्ता बनाकर ले आएगी हमारा, वो रोज़ सवेरे से बाहों के घेरे में कैद करके कहता था। और शाम गए घर से निकलते वो इसके कानों में सरगोशी करना नहीं भूलता था। बस अम्मा को बहलाने के लिए थोड़ा सा खाना खा ले। रात को मैं तेरे लिए लाल मिर्चों वाली चना चाट लाऊंगा और ख़बरदार, जो मेरे आने से पहले सोई तो तुझे बेड से नीचे लुढ़का दूंगा। हाँ। और वो खुद ही अपने आप में सिमटने लगती थी। वैसे तो हीरा है मेरा इकबाल, मगर गुस्से का ज़रा तेज़ है। बस ध्यान रखना, इधर इसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ ज़रा सा काम हुआ, इसका गुस्सा बम की तरह फट जाता है। फिर वो नहीं देखता कि कहाँ खड़ा है और किसके सामने। पहले दिन से ही बार बार इसे अम्मा ने यह बात मुख्तलिफ अंदाज में कही थी और वो हर बार बस सर हिलाकर ही रह गई थी। हाँ, मगर इस बात का एतबार इसे ज़रा सा भी नहीं था, क्योंकि इन सारे दिनों में इसने इकबाल को एक बार भी गुस्से में तो क्या, नाराज़ तक नहीं देखा था।
और ख़ुद गुड्डी के तो वो बस लाड ही उठाता था। अम्मा भी ना, इकलौते बेटे को कुछ ज़्यादा ही सर पर चढ़ा रखा है, पर है भी तो बड़ा सोना। वो खुद ही सोचे जाती और बस चुपके चुपके मुस्कुराई जाती। हाय अल्लाह, जो कभी इकबाल को पता चल जाए कि मैं दिल ही दिल में इसको कितना प्यार करने लगी हूँ, मैं तो मर ही जाऊँ, पर दोबारा इसके सामने जाने का हौसला न करूँ। वो खुद ही अपना मुंह मारे शर्म के अपने घुटनों में दे लेती कि कहीं कोई दिल का भेद चेहरे पर छलकते खुशी और हया के मिले जुले रंगों से पढ़ न ले। इधर ईशा की अजान होती, अम्मा वजू करके अपने कमरे में बंद हो जाती और जाने कब तक लंबे लंबे वजीफ़ों और दुआओं में मशगूल रहती। वो भी जल्दी जल्दी बादामों वाले गर्म दूध का जग और पानी का गिलास अपने कमरे में रखती, और तभी इकबाल की मानूस चाप घर के सहन में महसूस होती थी और ख़ुद इसके पूरे वजूद को जंजीर कर देती थी। वो जहाँ की तहाँ बैठी रह जाती थी। आ गया तू इकबाल, चल शाबाश। बाहर के दरवाजे की कुंडी अच्छी तरह देख के बंद कर ले और बहू से कहना बावर्ची खाने से दूध का जग भी याद से उठा ले। अम्मा भी अपने कमरे में बैठे बैठे ही आवाज़ लगाती। अच्छा अम्मा, लगा दी है कुंडी। वो भी ऊंची आवाज़ में जवाब देता और फिर अपने कमरे में आ जाता। लो जी, अभी तक जाग रही हो तुम? मैंने तो सोचा था कि सो गई होगी और मैं अकेला ही गर्मा गर्म समोसों की दावत उड़ाऊंगा, पर कहाँ जी, इकबाल की किस्मत इतनी अच्छी तो नहीं हो सकती ना। ये ले पकड़ शापर और प्लेटों में डाल के ला। अंदर आते ही वो अक्सर यही सब कुछ कहता था। गुड्डी के गालों की सुर्खी और भी बढ़ जाती। तेरा दिल नहीं करता कभी मुझसे बहुत सारी बातें करने को? वो बहुत सारी बातें करते करते कभी झुंझलाकर इसके हाथ पकड़कर जोर से दबाकर कहता था। करती तो हूँ जी, वो हल्की सी आवाज़ में जवाब देती। हाक बात करती हो तुम? तुमसे ज़्यादा तो ये बोल लेती हैं मुझसे। वो इसकी चूड़ियाँ छेड़ देता, छन छन छन, और प्यार भरे दो दिल सारी रात मोहब्बत के जजीरों पर मिलन के हसीन गीत सुनते और गुनगुनाते रहते थे। अम्मा जब शाम ढले घर पहुंची तो बैरूनी दरवाज़ा खुला था और वह अपने कमरे में तेज़ बुखार से नीम बेहोश पड़ी थी। वह सचमुच अंदर से दहल कर रह गई थी। अगले 3 दिन वो इसकी पट्टी से लगी रही थी। बुशरा बाजी, जमील और इसकी माँ सब ने इनका बहुत साथ दिया था। आखिर इसे भी चारपाई छोड़कर ठीक तो होना ही था। जमील की तंजिया और मायनी खेज निगाहों का भी तो सामना था। रात को वो आदत के मुताबिक अम्मा की टांगें दबा रही थी और वह ना ना करते हुए खुद को छुड़ा रही थी। रहने दे अम्मा, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, दबाने दे टांगें। वो इसरार करने लगी तो अम्मा भी मान गई। वैसे भी अब इन्हें दबाने की ऐसी लत पड़ गई थी कि पिछले कुछ दिन की गैर हाजिरी ने खुद इनको भी बहुत बेचैन कर दिया था। और अब गुड्डी के तेज से चलते हाथ किस कदर सुकून बख्श थे। तूने बताया ही नहीं, इस दिन तेरी माँ क्या कह रही थी फ़ोन पर? अम्मा को याद आया था। कुछ नहीं, बस हाल चाल पूछ रही थी। मैंने तेरे घुटनों के दर्द का भी बताया था। कह रही थी लौंग के तेल की मालिश किया करो रात को। तू पंसारी की दुकान से कल ही मंगवा ले, मैं लगा दूंगी अम्मा। पैरों की उंगलियां नरमी से दबाते हुए वो कह रही थी। मगर अम्मा ने कहाँ सुना था। वो तो जाने कब सो भी चुकी थी। तभी तो एक ज़ोरदार जमाई ने इसे अपने जिस्म की बेपनाह थकावट और नींद की शिद्दत का एहसास दिलाया था। अभी वो अपने कमरे में जाने का सोच ही रही थी कि वहीं रुक गई। अरे दिन क्या, वो तो रात के अंधेरे में भी अपने कमरे में कदम नहीं रख सकता अब। जमील के अल्फाज अचानक इसके कानों में गूंज उठे थे। शायद जमील ठीक ही कहता है। वो दोबारा से वहीं अम्मा के बिस्तर में घुसकर लेट गई थी। रात अपने कमरे में ना गुजारने पर सुबह सुबह अम्मा यकीनन बहुत नाराज़ होंगी। मगर मैं क्या करूं? कब तक इतने बड़े कमरे में तन्हा लंबी और काली रातें गुजारूं? गहरी नींद में जाने से पहले वो सोच रही थी। मियाँ दी झोंक एक दरमियाने हुज्जम की मंडी थी और साथ ही एक बड़ी सड़क भी, जहाँ से सारी रात एसी वाली बड़ी बसें और कोचें चला करती थीं। मंडी में सारा दिन मूंगफली, गवारा, मूंगी, कपास और गंदम का कारोबार जोरों शोर से होता था। किसान दूर दराज देहातों से अजनास लाकर व्यापारियों के सामने ढेर कर देते, अपने पैसे वसूल करते और खुश खुश लौट जाते। व्यापारी ट्रकों पर लाद कर ये सामान बन्नू को हाट, पेशावर, कोयटा और इलाका खैर की मंडियों तक भिजवाते थे। इकबाल भी ऐसा ही एक व्यापारी था, मगर ज़रा छोटे दर्जे का। शायद इसलिए कि फ़िलहाल इसकी मलकियत में कोई ट्रक नहीं था। बहुत तेज़ पत्ती वाली चाय, नस्वार और चर्च के नशे में मसरूर, नस्वार खाए दांतों वाले ड्राइवर, जिनमें अक्सरियत पठानों की थी, मंडी और अड्डे पर जा बजा नजर आते थे। ये सब इन ट्रकों के ड्राइवर थे जो पाकिस्तान के एक कोने से दूसरे कोने तक का थका देने वाला सफ़र अनगिनत बार कर चुके थे। नींद की कमी और बेआरामी ने इनकी आंखों को बहुत सुर्ख कर दिया था और जज्बात को बर्फ। पथरीले बल खाते दुश्वार गुजार रास्तों का सफ़र इनकी ज़िंदगी थी और ट्रक ड्राइवर की सीट ही इनकी सारी दुनिया, जिसमें वो बहुत खुश और मुतमईन थे। तेरी मेरी सुनी सुनाई बातों को जोड़ें तो कहानी बड़ी रंगीन भी हो जाती है और तवील भी। मगर सुनी सुनाई की मुसीबत ये है कि सच कम होता है और ज़ुबान का चस्का ज़्यादा, वरना बात तो बहुत मामूली सी थी।
शाम अभी दूर ही थी मगर मंडी बड़ी गर्म जा रही थी। इकबाल भी किसी सौदेबाजी में ही मसरूफ था और इसका गाहक था खालिद। दोनों के घरों में बस 2 गलियों का ही तो फासला था। अब इकबाल 4 साल बड़ा था तो क्या हुआ, दोस्ती ना सही, दोनों में अच्छी खासी वाकफियत तो थी ही। 75 मन मूंगफली के सौदे की बात थी और रुकावट बन रहे थे सिर्फ 55 रुपए, जो कम करने को इकबाल तैयार था और ना ही देने को खालिद रजामंद। बात तो हंसी हंसी में ही शुरू हुई थी, पर मर्दों के गुस्से का क्या पता। खालिद ने इकबाल को माँ बहन की एक अरियां गाली दे डाली और बस इस हालत में हुई कि इकबाल ने बेंच की टूटी टांग की जगह रखी ईंट उठाकर इसके सर पर दे मारी। और सिर्फ लम्हे भर में या इससे भी जल्दी जहां खालिद ख़त्म हो गया, वहीं इकबाल का बेकाबू गुस्सा भी। मगर देर तो हो चुकी थी। केस भी कत्ल का था और गवाही तो पूरी मंडी की। इकबाल खौफ की इंतहाओं पर था। पेशावर जाने के लिए निकल रहे एक ट्रक पर बैठकर वह इलाका खैर की तरफ निकल गया था। ट्रक ड्राइवर मंडी से बाहर था, इसलिए इसे तब तो इकबाल की झूठी सच्ची लड़ाई झगड़े वाली कहानी मानते ही बनी थी। और इधर गुड्डी जो बड़ी मुश्किल से फैसला करके ही बैठी थी कि आज तो इकबाल से खुद फरमाइश करके चमचा मंगवाएगी रात को। तो ठीक इसी लम्हे घर का दरवाज़ा इतने ज़ोर से बजाया गया कि वो समझी टूट ही गया होगा। ओ मासी, इकबाल ने मंडी में खालिद को कत्ल कर दिया है। इससे पहले कि अम्मा दरवाज़ा खोलने के लिए अपनी चारपाई से उठ पाती, किसी ने बाहर ही से ऊंची आवाज़ में यह खबर इन तक पहुंचा दी थी। आने वाले दिन बहुत बुरे थे, तस्वर से ज़्यादा और तकलीफ से कहीं बढ़कर। अम्मा की हालत ख़राब थी तो इसकी बदतरीन। सारा सारा दिन रो कर जब वो बिल्कुल थक जाती थी तो फिर रोने लगती थी। इसकी समझ में ही नहीं आता था कि वो आखिर करे क्या, इसके साथ हुआ क्या था और क्यों हुआ था। अम्मा अब्बा को पता चला तो वो दौड़े चले आए। 4-5 रोज़ तक वो अम्मा की गोद में सर रखकर सिसकियाँ भरती रही और अब्बा बेचारा अपनी समझ के मुताबिक बाहर कुछ दौड़ धूप भी करता रहा। मगर जब पीछे से छोटे बहन भाइयों के 2 फ़ोन आए और दिहाड़ी पर मजदूरी करने वाले इसके अब्बा की इतनी दिहाड़ियाँ भी मारी गईं, तो वो दोनों इसे किस्मत का लिखा समझकर कबूल करने की नसीहत करके वापस लौट गए थे। देखा तूने गरीब घर से बहू लाने का अंजाम, छोटे लोगों के छोटे दिल। दफ़ा दूर। अच्छी तरह देखभाल कर किसी बड़े घराने से बहू लाती तो आज इसका सारा मैका तेरे इकबाल को बचाने में लगा होता। पानी की तरह पैसा बहा देते, पर हमारा इकबाल इस पर आँच ना आने देते, सिर्फ अपनी बेटी के मुंह को। पर तुझे तो पता नहीं क्या आफत आई थी। इकलौता बेटा था तेरा और तूने घर देखा ना खानदान, ज़रा सा सफ़ेद रंग देखा और बस मर गई वहीं। अब रो बैठकर अपने नसीबों को, अपनी लाडली बहू के गले लग के। जमील की माँ ने गुड्डी की मौजूदगी में ही बहन को खरी खरी सुना दी थी और वो बस चुपचाप सुनती रही थी, ना एतराज़ और ना ही कोई एतराफ़। गुड्डी खुद ही ढीठ बनकर वहाँ से उठाई थी। हाँ, मगर दिल में अम्मा की गहरी चुप की चुभन लिया कि वो बस एक बार ही सही इसके हक में जमील की माँ से कुछ तो कहती। वो जो सिर्फ 2 माह और 11 दिन की ब्याही ज़िंदगी गुजार पाई थी अभी, कि एक गहरी खाई में लटक कर रह गई थी। क्या इसका दुख छोटा था? क्या ये वक्त इसे हौसला देने का था या फिर गरीब और मामूली ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने का ताना मारने का? मगर क्या पता मासी भी सच ही कहती हो। मैं ही मनहूस साबित हुई होंगी इकबाल के लिए। जभी तो ये सब हमारी शादी के बाद हुआ, वरना इतने सालों से वो इस मंडी में काम कर रहा था, पहले कभी ऐसा क्यों नहीं हुआ। हाँ, मेरी ही किस्मत का चक्कर है ये। 20 साल तक माँ बाप के घर तरसती रही थी, प्यार मोहब्बत खुशी और तवज्जो के लिए। और शादी के बाद अगर वो मिली भी तो बस ख्वाब की तरह। इधर नींद से जागो, इधर सब कुछ ख़त्म। हाय मेरा सोना इकबाल, पता नहीं किधर धक्के खा रहा होगा। वो तो रोज़ कपड़े बदलता था, पता नहीं इतने दिनों से इसी जोड़े में गुजारा कैसे किया होगा। क्या पता खुद ही धोकर पहन लिया हो। मगर इसे कहाँ आते हैं कपड़े धोने। मगर वो वापस कब आएगा, आएगा भी या नहीं। अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक। पे दर पे उल्टी सीधी सोचों का काफिला था जो इसके मासूम जहन को रोनता जाता था। जाने ये लम्स की गहराई थी या फिर किसी शनासा खुशबू की दस्तक कि इसकी आंख खुल गई थी। कोई हाथों के घेरे में इसका चेहरा समेटे हुए था, इसे ठीक से नज़र नहीं आ रहा था। जभी तो फौरी तौर पर खौफ के ज़ेर असर वो चीखने लगी थी, मगर इन हाथों ने होठों पर दीवार से गिरा दी थी। चुप कर गुड्डी, ये मैं हूँ तेरा इकबाल। इस साई ने सरगोशी सी की थी और वह साकित सी होकर रह गई थी। नहीं, तुम झूठे हो। गुड्डी के होठों से मध्यम सी आवाज़ निकल पाई थी। तभी एक लंबी सी सांस लेकर इसे खुद से अलग करते हुए वो कमरे की खुली खिड़की में जा खड़ा हुआ था। सहन के बल्ब से आती रोशनी में पूरे कद से खड़ा वो बहुत कमज़ोर और सर पर साफा लपेटे छोटी छोटी दाढ़ी वाला शख्स इकबाल ही था या फिर कोई वहमा। गुड्डी को समझ में नहीं आ रहा था। हिजर की लंबी रातों में इसने बहुत बार इकबाल को अपने इस कमरे में देखा था और फिर इसको छूकर देखने की ख्वाहिश में कितनी बार ही अपने सर, हाथों और घुटनों पर चोटें भी लगवाई थीं। बहुत दफ़ा इसके कंधों पर सर रखा था और फिर आंख खुलने पर खुद को अपने बिस्तर पर तन्हा पाया था।
ख्वाबों और वहमों ने इसका यकीन और एतबार सब कुछ छीन लिया था। तंग आकर इसने रात को सोना तक छोड़ देने की भी कोशिश की थी। इकबाल को गए 4 महीने होने को आए थे जब एक रात 1:30 बजे के करीब इसके कमरे की बत्ती जलती हुई देखकर अम्मा ने अंदर झांका तो वो हैरान रह गई थी। चावलों का थाल अपने सामने बिस्तर पर रखे वो बड़े इन्हमाक से इनमें से कंकर निकाल रही थी। गुड्डी, ये क्या कर रही है तू? अम्मा ने डरते डरते पूछा था। नज़र नहीं आता चावल साफ कर रही हूँ, वो लट मार लहजे में बोली थी। मगर बेटा, ये भी कोई रात के 1:30 बजे करने वाला काम है? ऐसे काम तो दिन की रोशनी में करते हैं, अम्मा ने प्यार से कहा था। मगर वो तो हत्थे से उखड़ गई थी ये सुनते ही। तो फिर मुझे ये बता कि रात के 1:30 बजे करने वाले काम कौन से होते हैं? बता मुझे, मैं वो कर लेती हूँ, वो अम्मा के सामने तनकर खड़ी इंतहाई गुस्से में कह रही थी। इसकी यह हालत, सुर्ख आंखें, बेतरतीब सी सांसें, अम्मा बहुत कुछ समझ कर नज़रें चुरा गई थीं। सो जा मेरी बच्ची, जाके सो जा, और अगर नींद नहीं आती तो फिर तहज्जुद ही पढ़ ले, अल्लाह से दुआ मांग, वही तेरे दिल को सुकून दे सकता है। अम्मा ने आगे बढ़कर इसे अपनी बाहों में भर लिया था। दोनों के आंसू एक साथ बहने लगे थे। और अब रात के इस पहर इसके कमरे में सचमुच वही था या नहीं, कौन बता सकता था? इसका सहमा हुआ दिल या फिर इसका मासूम दिमाग? दोनों की गवाही नामोतबर थी, दोनों का फहम अधूरा। वो खिड़की की तरफ पीठ करके दोबारा सोने की कोशिश करने लगी थी, मगर नींद और इसकी आंखों के दरमियान इसके मुसलसल बहते आंसू हायल हो रहे थे। जाने क्यों तभी वो खाकी वजूद फिर से इस पर झुक आया था, और इस बार वो बंद आंखों से भी वहम और हकीकत में तमीज़ कर सकती थी। अम्मा से नहीं मिलोगे? जाने के लिए तैयार खड़े इकबाल से इसने इतनी देर बाद पहली बात यही पूछी थी। फ़िलहाल तो तुझसे मिलना ज़रूरी था और वो हो गया। अम्मा की बारी फिर सही। वो बाईं आंख बंद करके कमीनी सी मुस्कुराहट इस पर निछावर करते हुए कह रहा था। अभी तो ट्रक तैयार खड़ा होगा, मुझे निकलना है, शायद 15-20 दिन बाद फिर आऊँगा। ज़रा तैयार श्यार होके रहना मेरी शहज़ादी। अब तो लगता है बस ऐसे ही मुलाकातें होंगी। सुबह दिन चढ़े भी वो खुद से नहीं उठी थी, बल्कि अम्मा को ही झंझोड़ कर जगाना पड़ा था इसे। तू ठीक तो है ना गुड्डी? कब से नाश्ता लेकर तेरे उठने का इंतज़ार कर रही हूँ, बुखार फिर से तो नहीं आ गया? अम्मा फिक्र भरे लहजे में इसके माथे पर हाथ रख के कह रही थीं। कुछ भी नहीं हुआ माँ, बहुत ज़्यादा ठीक हूँ मैं अब। तुम तो ऐसे ही डर जाती हो, जाओ मैं आती हूँ। वो फिर से करवट बदलकर आंखें मूंद चुकी थी, और अम्मा साकित नज़रों से इसके नीचे दबे मर्दाना साफ़े को देख रही थीं, जिसका सिर्फ थोड़ा हिस्सा ही नज़र आ रहा था। आज फिर बहुत सारे दिनों बाद वो क्यारी को तवज्जो दे रही थी। कपास के जुड़वा पौधों पर पत्ता मरोड़ वायरस का हमला था शायद, जब भी तो सारे पत्ते ही चिरमिर हो गए थे। इसने दोनों ही को काट कर बाहर फेंक दिया था, फालतू जड़ी बूटियाँ निकाल कर और खूब गोडी करके। अब वो धनिया, लहसुन और हरी मिर्चों के बीज लगा रही थी। बैंगनों का पौधा भी उखेड़ कर फेंक दिया था। सब्ज मिर्चों के इस बारिश भर के पौधे पर इसने फिर से अपना जेवर भिगोकर बहुत सा पानी छिड़का था। क्या पता आपकी बार इस पर सच्चे फूल आ ही जाएं, मेरे दिल की तरह। वो खुद ही सोचते सोचते मुस्कुरा दी थी। अम्मा, मुझे इन सूटों के साथ की चूड़ियाँ तो ला देना। वो बड़े लाड से इनके कंधों को अपने बाजुओं के घेरे में लिए फरमाइश कर रही थी। अच्छा, ला दूंगी बाजार गई तो। वैसे अब क्या ज़रूरत पड़ गई तुझे इन सूटों की? अम्मा ने तनकीदी नज़रों से इसके चेहरे पे खिलते खुशी के रंगों को देखकर सवाल उठाया। वो कुछ नहीं बोली, बस ऐसे ही मेरा दिल करता है इसलिए, वो धीरे से कहकर उठ गई थी। भला मैं क्यों बताऊं, अगली बार इकबाल आया तो खुद ही अम्मा से मिल लेगा। इन्हें कितनी बड़ी खुशी मिलेगी इससे देखकर। ये सोचकर इसने अम्मा को कुछ भी तो नहीं बताया था। हाँ, मगर बुशरा बाजी से वो अपने दिल की इतनी बड़ी खुशी छुपा नहीं पाई थी। जाने क्यों वो ये खबर सुनते ही अचानक खामोश सी हो गई थी। अगली बार वो जब भी आए तुम इसे अम्मा से ज़रूर मिलवाना, उन्होंने पहली बात यही कह डाली थी, जो गुड्डी को कुछ अजीब सी लगी। मैंने तो कहा था बाजी कि अम्मा जी से मिलकर जाओ, मगर जुमला अधूरा छोड़कर वो अपने हाथों की उंगलियां मरोड़ने लगी थी और नज़रें ज़मीन पर थीं। तुम वाकई बहुत मासूम हो गुड्डी, हद से भी ज़्यादा। बहरहाल ये बात मैं सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारे फ़ायदे के लिए कह रही हूँ कि अम्मा को ख़ुद भी बता दो और इससे मिलवाना भी ज़रूर। कहीं ऐसा ना हो कि कल को तुम्हारे लिए कोई नई मुसीबत खड़ी हो जाए। बाजी ने इसके हाथों पर अपना हाथ रखते हुए बड़ी नरमी से अपनी बात मुकम्मल की थी। अच्छा बाजी, मैं ऐसा ही करूँगी, वो वादा कर रही थी। बहुत अच्छे कपड़े पहनकर खूब सारा मेकअप करना, कमरे को खुशबुओं से सजाना और फिर कमरे की कुंडी खुली ही छोड़कर सो जाना। अब तो इसका हर रात का मामूल था। अम्मा के सो जाने की खूब तसल्ली करके ही वो ये काम शुरू करती, और फिर सुबह सुबह इनके उठने से भी पहले दोबारा अपने आम हुलिये में वापस भी आ जाती थी। रंगों की आंख मचोली इसे खुद भी अच्छी लगने लगी थी। हाँ, मगर इकबाल अभी तक दोबारा नहीं आया था। जमील की अपनी माँ से रिश्ते के मामले पर तू तकार हो गई थी, और वो भी पिछले कई दिनों से गायब था।
अम्मा का ख्याल था अपने मामे के घर दीपालपुर चला गया है, गुस्सा उतरेगा तो आ जाएगा। इस रात इकबाल फिर आया था। आज इन दोनों के बीच खौफ और हैरत की कोई दरार थी ना दूरी, बस मोहब्बत की खुशबू थी और जज्बों की कशिश। सितारों की राह गुजर थी और चांद की मध्यम फसूं खेज रोशनी। अच्छा बस अगली बार मैं जल्दी आ जाऊंगा, फिर मिलूंगा अम्मा से भी, बता देना इसको, जीता जागता हूँ अभी। वो अपने इसी साफे को मुंह पर अच्छी तरह लपेटते हुए इसके पुराने सवाल का जवाब दे रहा था। अच्छा ठीक है, मगर आज दीवार फाड़ने के बजाय दरवाजे से जाओ, मैं खोलती हूँ कुंडी। इसने हल्की सी आवाज़ में शायद कोई फरमाइश ही तो की थी। ठीक है, जो हुक्म जनाब का। वो शौक हुआ था और गुड्डी का दिल बहुत खुशगवार धड़कनों में खोया था। इकबाल के जाने के बाद इसने बेहद आहिस्तगी से दोबारा बैरूनी दरवाजे की कुंडी लगाई और लबों पर सच्ची खुशी की बहुत गहरी मुस्कुराहट लिए भी वो पीछे को मुड़ी ही थी जब इसके गाल पर पड़ने वाले एक जोरदार थप्पड़ ने इसकी आंखों में अंधेरा कर दिया था। बुशरा बाजी ने बहुत संभाल कर इसकी पेशानी पर बने बड़े सारे घूमर पर गर्म किया हुआ कपड़ा रखा था, मगर फिर भी गुड्डी के मुंह से एक जोरदार सिसकारी निकल गई थी और साथ ही बहुत से आंसू भी। इसकी हालत तो ऐसी थी कि पहली नज़र इसे देखते ही खुद बुशरा बाजी को रोना आ गया था। गोटे के हल्के फुल्के काम वाला सब्ज रेशमी जोड़ा जो जगह जगह से मिट्टी से लुथड़ गया था। एक बाजू तो ऐन कंधे के जोड़ पर से फटा सूजा हुआ, ऊपर वाला होंठ बहुत सुर्ख और मोहतरम, आंखें बिखरे और उलझे हुए बाल जो इस रात शैम्पू से महकाकर पूरी कमर पर खुले रेशम के थान की तरह बिखरा दिए गए थे। और फिर इस जोरदार धप्पड़ के बाद इन्हीं बालों से पकड़कर इसे ज़मीन पर घसीटा गया था। कौन कह सकता था कि यह सब बदसलूकी अपनी इकलौती बहू के साथ तन तनहा खुद अम्मा ने की थी। वो इसे धुपड़ों से, घूसों से, हाथ में पकड़ी झाड़ू से, पैरों के ठुड्डों से और अपनी जूतियों से मुसलसल मारती रही थी। बेगैरत बदमाश के सियाह से मिलती है यूं दुल्हन बनकर रातों को। बता मुझे कौन सा नया कसम किया है अब। मैं समझती थी बस जमील को फंसाकर खुश हो गई होगी तू, पर तेरे जैसी सतखस्मियों को सब्र कहाँ, जिनके मुंह को हराम लग जाए, जिनके पैर अपने ही घर में आवारा हो जाते हैं। बता मुझे अपने इस यार का नाम। और जवाब में जब भी वो इकबाल का नाम लेती, अम्मा के हाथ और भी तेज़ी से चलने लगते, इनका लहू और भी खोलने लगता। झूठी हराफा कमीनी, मेरे मासूम बेटे का नाम लेती है अपने गुनाह छुपाने को। आज तुझे ख़त्म करके ही छोड़ूंगी मैं। मैंने इस दिन बहुत गलत कहा था गुड्डी, तुम मासूम नहीं हो, तुम तो अहमक हो, बल्कि बहुत बड़ी बेवकूफ़ भी। मुझे तुम्हारे लिए ऐसी बात का डर था कि तुम यूं संसार कर दी जाओगी। गुड्डी से सारा वाकया सुनकर बुशरा बाजी ने कहा था, पता नहीं क्या हो गया है अम्मा को बाजी, इन्हें मेरा यकीन ही नहीं हो रहा। आप इन्हें बताएं ना, वो आपकी बात ज़रूर मान लेंगी। वो इनका हाथ पकड़कर बड़ी मासूमियत से कह रही थी, क्या कहूँ मैं इनसे, एक रात गए इनके घर में नकब लगाने वाला कोई चोर नहीं बल्कि इनका अपना बेटा है। वो नरमी से अपना हाथ छुड़ाकर बोली, हाँ बिल्कुल, बस आप कह दें जाकर। वो ज़िद कर रही थी, मगर कैसे कहूँ, मैंने कौन सा अपनी आंखों से देखा है कि वो इकबाल ही था या फिर कोई और। उन्होंने गुड्डी की आंखों में आंखें डालकर कहा था और वह तड़प कर रह गई थी। आपको भी मुझ पर शक है बाजी? आपको भी लगता है कि मैं इतनी गंदी हूँ के अथू। अपना जुमला पूरा करने से पहले इसने जोर से फर्श पर थूक दिया था और फिर मुंह मोड़कर लेट गई थी। बुशरा बाजी से भी अब अपने आंसुओं को मजीद रोकना नामुमकिन हो रहा था। वो बाहर निकल आई थीं, शायद दिल खोलकर रोने के लिए और अपने आंसू इससे छुपाने के लिए। अम्मा की इससे बोलचाल तकरीबन बंद ही थी। घर की तन्हाई और सन्नाटा पहले से कहीं बढ़ गया था। वो भी सारा सारा दिन चुपचाप अपने कमरे में लेटे गुजार देती। अक्सर तो वह सारा सारा दिन भूखी प्यासी ही रहती थी। सोचों के कई नए दरीचे वाह होने लगे थे इस पर, जिंदगी के कुछ नए रंग जो शायद बहुत खौफनाक भी थे और तल्ख भी। इसे ना तो घर की सफाई सुथराई का ख्याल था और ना ही किसी आए गए की परवाह। अजब बेहिसी का मौसम था जो सारे वजूद को जंजीर किए हुए था। जमील एक दो बार आया तो था, मगर उसके सामने ही नहीं आई। अम्मा ने जाने इसे क्या बहाना बनाया, इसे जाने की परवाह तक नहीं थी। खुद बुशरा बाजी भी दोबारा नहीं आई और उनके घर जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। और जाने कितनी बेनींद रातों के बाद आखिर वो रात आई थी जिसका इंतज़ार इसे बड़ी शिद्दत से था। इकबाल के हाथ झटक कर वो परे हो गई थी। नहीं इकबाल, आज पहले तुम मेरी बात मानोगे, फिर मैं तुम्हारी। वो इसके सामने खड़ी बड़े सख्त लहजे में कह रही थी, तुम अभी चलो और अम्मा से मिलो। वो इसका हाथ पकड़कर खींच रही थी। मिल लूँगा यार, अम्मा कोई भागी तो नहीं जा रही? वो हाथ छुड़ाकर बोला था। तो क्या मैं कहीं भागी जा रही हूँ? वो दू बदू बोली थी। देखो मैं इतनी दूर से अपनी जान खतरे में डालकर सिर्फ तुमसे मिलने यहाँ आता हूँ। तुम्हें मेरी मोहब्बत का ज़रा भी ख्याल नहीं? वो इसे हाथ पकड़कर फिर से अपने पास बिठाते हुए नरमी से कह रहा था। ख्याल है इकबाल, बहुत सारा ख्याल है मुझे, तुम्हारी मोहब्बत का भी और तुम्हारी ज़रूरत का भी। और मुझे लगता है मैं इसके लिए काफ़ी कुछ कर भी चुकी हूँ।
अब तुम ख्याल करो मेरी इज्जत का ख्याल। वो चिल्लाने लगी थी। तुम्हें पता है इकबाल, तुम्हारे जाने के बाद दिन बहुत मुश्किल हो गए थे, मगर फिर भी अम्मा और मैं एक दूसरे के साथ बहुत मजबूती से जुड़े रहे थे। हम दोनों का दुख एक था और इसी दुख ने हमें एक दूसरे पर पूरा एतबार करना भी सिखा दिया था। मगर तुम्हारे यूं चोरों की तरह आने से वो सारा एतबार ख़त्म हो गया। तुमने एक माँ से इसकी बेटी छीन ली और एक बेटी से इसकी माँ। तुमने बहुत बुरा किया इकबाल, बहुत ही बुरा, कसम से बहुत बुरा। वो अपने तेजी से बहते आंसू बगैर साफ किए बस बोले ही जा रही थी। पता नहीं तू क्या कह रही है यार, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, इकबाल ने बेजारी से कहा था। ओ इकबाल, ये तू है बेटा? अचानक इनके कमरे का दरवाज़ा खोलकर अम्मा अंदर आ गई थी और अपने सामने ही इसे पाकर इन पर तो शादी मर की कैफियत तारी हो चली थी। इकबाल ने आगे बढ़कर इन्हें अपने सीने से लगा लिया था। फजर की अजानों से ज़रा पहले बड़ी मुश्किल से इकबाल घर से निकल पाया था। अम्मा का बस नहीं चलता था, वरना इसे जाने भी न देती। सारा वक्त वो इसे खुद से चिमटा कर बैठी रही थी। जाते वक्त इकबाल का मूड बहुत सख्त ख़राब था। बूढ़ी सब कुछ जानकर भी अनजान बनी रही थी। इतनी बड़ी खुशी अम्मा भला अपनी बहन और भांजे से कैसे छुपा सकती थी? जमील की माँ ने तो बहन को बहुत मुबारकबाद भी दी, मगर खुद जमील के माथे पर पड़ी सोच की गहरी लकीरें, जो ये खबर सुनकर कुछ और वाजिया हो गई थीं, इसे इनकी समझ नहीं आ रही थी। अगली बार वो जब भी आए फ़ौरन मुझे बता देना मासी, मैं खुद इससे मिलूँगा, वो अम्मा से कह रहा था। हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा, वो खुद भी तुझसे मिलना चाहता है। अम्मा के लहजे में ममता की मिठास थी। अल्लाह तेरा शुक्र है अम्मा की तुमसे बदगुमानी ख़त्म हो गई। इकबाल से इनकी मुलाकात ने सब कुछ पहले जैसा ठीक ठाक कर दिया होगा, है ना? बुशरा बाजी ने इसकी सारी बात सुनकर कहा था। इनके चेहरे पर मुस्कान भी थी, जिसका एक शायबा तक इन्हें गुड्डी के चेहरे पर नजर नहीं आया था। क्या तुम खुश नहीं हो? वह हैरानी से पूछ रही थीं। कहीं भी सब कुछ ठीक नहीं हो पाता है बाजी, कहीं ना कहीं कोई ख़राबी रह ज़रूर जाती है, और बिल्कुल पहले की तरह ठीक तो हो ही नहीं सकता, कभी भी नहीं। और बुशरा बाजी बड़ी हैरत से गुड्डी के ये अल्फाज सुन रही थीं। इकबाल ने खुद ही थाने में जाकर गिरफ्तारी दे दी थी। इसका केस लड़ने के लिए जमील ने जिस वकील का बंदोबस्त किया था, इसका यही मशवरा था। अब एक लंबा और थका देने वाला सिलसिला शुरू होने जा रहा था, जिसका अंदाज़ा गुड्डी को था और ना ही अम्मा को। खालिद के घर वाले भी फिर से सरगर्म हो रहे थे। इकबाल की गिरफ्तारी के अगले ही दिन इसकी अम्मा और बहनों ने आकर इनके सहन में खूब ही बैंड डाले थे। बल्कि इसकी बड़ी बहन ने तो बाकायदा गुड्डी को दो हथड़ भी दे मारे थे। वो तो अम्मा ने बर वक्त इसे खींचकर किसी न किसी तरह बचा लिया था, वरना वो तो शायद इसे मार ही डालती। अल्लाह करे तेरे सहन में जनाजा उतरे, इकबाल को फांसी लगे। जैसे हमारा हीरे जैसा खालिद मिट्टी में रोल दिया, वैसे वो भी रुल जाए। इनकी आवाज़ों से सारा ही मोहल्ला गूंज रहा था। और कुंडी लगाकर अंदर कमरे में बैठी वो दोनों सास बहू एक दूसरे से यूं जुड़कर बैठी थीं कि अलग हुई तो मर ही जाएंगी। जमील की अम्मा और एक आध मोहल्ले की औरत ने काफ़ी देर बाद बड़ी मुश्किल से खालिद के घर वालों को इनके सहन से बाहर निकाला था। भाई मैंने तो साफ कह दिया जमील की सास को, एक ही बहन है मेरी और इकबाल इसका इकलौता बेटा। ये तो नहीं हो सकता कि वो बेचारा जेल में सड़े और मैं अपने बेटे के सर पर सेहरा सजा लूँ, चाहे 4 साल लगें या 8। मैं तो अपना बेटा तब ब्याहूंगी जब इसकी बारात में सबसे आगे आगे इकबाल होगा। तब तक इंतज़ार कर सकती हो तो कर लो, नहीं तो जहाँ दिल करे अपनी बेटी की शादी कर दो। अभी सिर्फ मंगनी ही तो हुई है, क्यों आपा, ठीक किया ना मैंने? जमील की अम्मा ने बड़े फ़ख्र से अम्मा को अपना कारनामा सुनाया था। तुम बहुत अच्छी हो आपा, बहुत ही अच्छी। अपनी छोटी बहन का कितना ख्याल है तुम्हें। अल्लाह तुम्हें लंबी ज़िंदगी दे। इतनी ज़्यादा अहमियत मिलने पर अम्मा की आंखें नम हो गई थीं। जमील की अम्मा के गले से लगते वो फूट फूट कर रोने लगी थीं। तभी गुड्डी की नज़र इनके पास ही खड़े जमील पर पड़ी थी, जिसके चेहरे पर किसी भी तरह का कोई जज्बा दिखाई नहीं देता था। यूं लगता था जैसे यहाँ मौजूद किसी फर्द से इसे कोई हमदर्दी है और ना ही वास्ता। गुड्डी अजीब उलझन में घिर गई थी। सिर्फ एक लम्हा होता है जुर्म का और फिर इसकी सज़ा के लम्हे होते हैं सारे। जिस तरह रिश्ते आपस में जुड़े होते हैं, वैसे ही इस सज़ा के लम्हे इन सब रिश्तों में बांटे जाते हैं। जितना करीबी रिश्ता है आपका मुजरिम से, इसकी सज़ा में इतना ही बड़ा हिस्सा भी अदा करना होगा। गुड्डी हमेशा की तरह बुशरा बाजी की बातें बड़े ध्यान से सुन रही थी। अली के अब्बू को तो अदालत ने 10 साल की कैद सुनाकर जेल में बंद कर दिया गुड्डी, मगर साथ मेरी सांसें और मेरे बच्चों के ख्वाब भी तो कैद हो गए ना। कौन जाने जब वो रिहा होकर आएंगे तो वो सब ख्वाब जिंदा भी होंगे या नहीं। तुम नहीं जानती गुड्डी कि बच्चों के रंग बिरंगे ख्वाबों की उम्र बहुत थोड़ी होती है, बस एक तितली की उम्र जितनी। तुमने कभी कापियों के सफ़ों में दबी हुई तितलियां देखी हैं? इनके नाजुक पर और परों के वो अनोखे रंग, सब कुछ बिल्कुल महफूज होता है। हाँ, मगर वो सब के सब मुर्दा होती हैं, बेजान, ना सांस लेती हैं और ना उड़ सकती हैं। मरे हुए बाप के यतीम बच्चों से तो फिर भी कोई हमदर्दी कर ही लेता है,
मगर 50,000 का फ्रॉड करने के जुर्म में सजा काटने वाले कैदी के बच्चे, वो बच्चे प्यार और हमदर्दी तो क्या, ज़रा सी तवज्जो के भी मुस्तहक नहीं। और इसकी बीवी ना बेवा ना सुहागन, ना ही मुर्दा ना जिंदा। बुशरा बाजी के लफ्ज़ों की सारी करवाहट इनके चेहरे पर एक तकलीफ दे मुस्कुराहट बनकर उतरी थी। तन्हाई और हिजर की मारी हुई मुस्कुराहट, जिसके बेरिदा सर को ढांपने वाला भी कोई नहीं। गुड्डी को अचानक बड़ी शदीद वहशत सी हुई थी। बड़ी देर हो गई बाजी, अब मैं चलती हूँ, अम्मा इंतज़ार कर रही होंगी। खड़े खड़े बोलकर वो तेज़ी से बाहर आ गई थी। रात गए जब वो बिस्तर पर लेटी तो सारा बदन फोड़े की तरह दुख रहा था। आज का दिन बहुत मसरूफ़ और थका देने वाला था। बड़ी अदालत में इकबाल की पेशी थी। जमील अम्मा और इससे साथ लेकर गया था। रिक्शे और 2 बसों का सफ़र, इतने बहुत सारे लोग, तरह तरह की आवाज़ें। गुड्डी तो सारा वक्त सहम कर अम्मा के साथ लगी रही थी। तभी 3 पुलिस वाले इकबाल को लेकर कमरा अदालत में दाखिल हुए। वो सारी दुनिया भुलाकर बड़े जज्ब के आलम में से देखने लगी थी। बड़े हुए सर के बाल बिखरे हुए थे और शेव भी बहुत बड़ी हुई थी। क्या था जो अदालत में आने से पहले ये किसी नाई के यहाँ हुआ था, मगर क्या पता अदालत में या जेल में नाई होते ही ना हो। क्यों नहीं होंगे? नाई कौन सा कोई जुर्म नहीं करते या फिर जेल नहीं जाते। गुड्डी अपनी ही सोचों में उलझी थी और वकील ने खड़े इकबाल से जरा शुरू कर दी थी। गुड्डी को यूं तो सारे ही इकबाल से मोहब्बत थी, मगर इसका दायां बाजू, वो तो इसके लिए किसी बहुत अपने संगी साथी की तरह था। रात गए जब इकबाल गहरी नींद में खो जाता तो इसका दायां बाजू हमेशा बाहर की तरफ निकाल कर रखा होता था। जाने कब गुड्डी ने इसी बाजू पर सर रखकर बहुत मज़े की नींद लेना भी सीख लिया था और इकबाल को खबर तक न हुई। गुड्डी को वो बाजू किसी मेहरबान दोस्त के कंधे जैसा लगता था, जिसके घेरे में सिर्फ और सिर्फ सुकून था या फिर ढेरों इत्मीनान और बहुत से रंगीन ख्वाब। और जो किसी दिन इकबाल करवट बदल कर सोता और गुड्डी को बगैर इस बाजू के सोना पड़ता तो सारी रात नींद में भी वो भटकती फिरती थी। बंद गलियां, ऊंचे नीचे टेढ़े मेरे रास्ते और खाइयाँ। वो बार बार डर कर नींद से जागती और फिर से सो जाती। हाँ, मगर इकबाल को ये बात वो कभी नहीं बता सकती थी। और आज अदालत में इसने इकबाल के दाएं हाथ को हथकड़ी लगी देखी तो वो बहुत दुखी हुई थी। काश मैं पुलिस से जाकर कहती कि मुझसे पैसे ले लो मगर ये हथकड़ी उतार दो। तुम लोग नहीं जानते इसका ये बाजू कितना अच्छा है, इसे इतनी तकलीफ मत दो। मगर जो बात वो इकबाल से नहीं कह सकी थी वो पुलिस वालों से कैसे कह देती। जज साहब ने 2 माह बाद की कोई तारीख डाल दी थी और वो दोनों जमील के साथ घर लौट आई थीं। इकबाल से मुलाकात की तारीख भी मिल गई है मासी, परसों का वक्त है, तैयार रहना, मैं आकर ले जाऊंगा। ठीक 13 दिन बाद एक शाम जमील ने इनके घर आकर बताया था तो इसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। आने वाली परसों का इंतज़ार बहुत लंबा हो गया था। इकबाल की पसंद का जोड़ा पहनकर, बाजू में हमरंग बहुत सारी चूड़ियाँ, सोने का हल्का सा सेट और ऊंची एड़ी वाली इसकी पसंद की जूती। कई दिन बाद वो पूरे दिल से तैयार हुई थी अपने इकबाल से मुलाकात। ये तस्वर ही जाने क्यों दिल में गुदगुदी सी करने लगा था। तो फिर सचमुच जब वो दोनों आमने सामने होंगे तो वो कितनी खुश होगी। गुड्डी के लिए खुद अपनी ही खुशी की माप लेना बहुत कठिन हो रहा था। और इस बार मैं भी बहुत सारी बातें करूंगी इकबाल से, इसने दिल से अज़म किया था। गुड्डी के ख्वाबों को पहला झटका तब लगा जब सुबह सुबह अम्मा की तबीयत अचानक ख़राब हो गई और उन्होंने इसे अकेले ही जमील के साथ चले जाने को कह दिया। हम फिर कभी चले जाएंगे अम्मा। घबराहट में अपनी चूड़ियाँ उतारते हुए वह बस यही कह सकी थी। पागल हो गई हो क्या? जेल वाले कोई रोज़ रोज़ मुलाकात की तारीखें देते हैं। फिर कभी चले जाएंगे अम्मा। अम्मा तो इसे खाने को ही पड़ गई थी। गुड्डी ने डर के मारे बाकी चूड़ियाँ बाजू में ही रहने दी थीं। जमील भाई जल्दी चले ना, अब तो खाना भी खा लिया है, कहीं मुलाकात का वक्त ना निकल जाए। गुड्डी ने शायद 5वीं बार बड़े मस्कीन से अंदाज में कहा था। अच्छा चलते हैं, अभी बड़ा वक्त पड़ा है, तुम भी तो कुछ खाओ ना। जमील के अंदाज में लापरवाही सी थी। वो फिर से अपने बुरके का निकाब गिराकर बैठ गई थी। बैरा अब खाने के बर्तन समेट रहा था। अच्छा अब ज़रा अपने ये बुरका तो उतार दो। बैरे के कमरे से जाते ही जमील ने सिगरेट का एक लंबा कश लेते हुए बड़े आराम से कहा था। गुड्डी की हथेलियाँ अचानक बहुत भीग गई थीं। ज़रा हम भी तो देखें क्या ख़ास तैयारियां करके आई हो अपने इकबाल साहब से मिलने के लिए। जमील का लहजा और भी नरम हो गया था और गुड्डी की सांस डूबने सी लगी थी। सोच लो जब तक मेरी बात नहीं मानोगी इकबाल से मिलवाने नहीं लेकर जाऊंगा। शायद वो अब धमकी दे रहा था। गुड्डी ने लरसते हाथों से अपने बुरके का ऊपर वाला निकाब उतारा और मेज़ पर रख दिया था। चलो शाबाश, ज़रा जल्दी जल्दी करो भाभी जी, इधर इकबाल बेचारा इंतज़ार कर रहा होगा आपका। जमील की हंसी बड़ी मकरूज सी थी। गुड्डी ने झुके सर और गीली होती आंखों से अपने बुरके की पहली डोरी को पकड़ा, छोड़ा और फिर सारी डोरियां एकदम खोल दी थीं। होटल से जेल का फासला महज 5 मिनट का पैदल सफ़र था, मगर गुड्डी इस वक्त ये बात महसूस कर सकने की हालत में नहीं थी।
आगे आगे चलते हुए जमील को कई बार रुककर इसे साथ मिलाना पड़ रहा था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा आहिस्ता चल रही थी, यूं जैसे कोई बहुत बीमार या फिर बूढ़ी औरत हो। मुलाकात का इंतज़ाम एक बड़े सारे हॉल कमरे में था, जिसके दरमियान में जाली और सलाखों की खिड़कियां बनाकर दो हिस्सों में बांट दिया गया था। एक तरफ कैदी थे तो दूसरी तरफ इनके रिश्तेदार, मर्द, औरतें, बच्चे। इन सब में इकबाल को ढूंढने के लिए वो दोनों इस हाल के एक कोने से दूसरे कोने तक का सफ़र शुरू कर चुके थे। गुड्डी चुपचाप इन औरतों के चेहरे पड़ती जा रही थी, जो किसी न किसी कैदी की सलाखों के पास खामोश खड़ी थीं। माएँ, बाप, भाई और बहनें इसे तकरीबन भुलाकर अपने कैदी रिश्तेदार से बातों में मसरूफ़ थे। इन्हें याद ही नहीं था कि इसकी घरवाली को भी वो मुलाकात के लिए ही वहाँ लाए थे। गुड्डी को लगा जैसे आज इसने जादू की वो ऐनक पहन रखी है कि इन सब चेहरों पर लिखी हिजर की कहानी वो बंद आंखों से भी पढ़ सकती है। इन सब के दिल का हाल बिन कहे समझ सकती है। वो देखो भाभी, अपना इकबाल खड़ा है। जमील की खुशी से भरी आवाज़ के ताक़ुब में वो भी इकबाल को देख चुकी थी। आज वो शेव किए हुए था, तो पहले से काफ़ी दुबला नज़र आ रहा था। सलाखों वाली खिड़की से अपना दायां बाजू बाहर निकाले खड़ा वो इन दोनों को बड़ी खुशी से देख रहा था। तभी अचानक गुड्डी बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ी, अपने से आगे चलते जमील को हाथ से परे किया और इकबाल के बिल्कुल पास जाकर खड़ी हो गई थी। इकबाल इसकी इस हरकत पर खुशगवार हैरत में था तो जमील परेशान। अगला लम्हा इससे भी ज़्यादा हैरान कुन था, जब अपने इर्द गिर्द खड़े बहुत से लोगों की परवाह न करते हुए गुड्डी ने इकबाल के दाएं बाजू पर अपना सर रखा और फुट फुट कर रोना शुरू कर दिया था, बगैर किसी डर और लिहाज के। आने वाले दिन बहुत मुख्तलिफ थे, कम अज़ कम गुड्डी के रवैये की हद तक। और वह ज़्यादा वक्त बुशाबाजी की तरफ गुजारती थी। छोटी छोटी दो बच्चियों को पढ़ाती भी थी, बोलती वो पहले कहाँ थी, मगर अब तो बिल्कुल ही चुप रहने लगी थी। अम्मा से बातचीत भी बराए नाम थी। सहन की क्यारी उजाड़ पड़ी थी। एक कोने में तो छछुंदर ने बिल तक बना डाला था। गुलबांस के पौधे कब के सूख भी गए थे। गुड्डी ने कानों की बालियां और गले की वो जंजीर तक उतारकर दराज में डाल रखी थी। अम्मा ने एक दो बार टोका, मगर वो बस चुप ही रही। कितने दिन हो गए बेटा, तूने मिर्चों के पौधे को जेवर का पानी नहीं डाला। अम्मा ने फिर एक बार बहाने से जताया था। जो जेवर मेरी किस्मत ना संवार सके अम्मा, वो भला इस पौधे के किस काम आएंगे। अम्मा को लगा वो लाजवाब कर दी गई हैं। रोज रात को नींद से पहले होटल के बंद कमरे का वो मंजर इसकी आंखों के सामने किसी फिल्म की तरह चलने लगता था, जब वो बुरके के निचले हिस्से की डोरियां खोल रही थी और वो खुलती ही ना थीं। कपकपाते हाथों की लर्जिश पूरे जिस्म में उतर गई थी, खौफ की एक सर्द लहर की तरह। तभी जमील अपनी जगह से उठकर इसके पास आ खड़ा हुआ था। इसने दोनों हाथ गुड्डी के कंधों पर रख दिए थे। गुड्डी का जिस्म बिल्कुल साकित हो गया था। इसे लगा वो किसी पहाड़ के नीचे दब गई है। तुझे पता है गुड्डी, आज क्या दिन है? काफ़ी देर के बाद जमील की आवाज़ सुनाई दी थी। वो चुप रही। आज उज़्मा की शादी है गुड्डी। उज़्मा को तो नहीं जानती, मैंने भी इसे कभी नहीं देखा। बस इतना पता है कि पिछले 6 महीने से वो मेरी मंगेतर थी। अम्मा ने खुद की थी ये मंगनी। बस मैं भी बगैर देखे ही इसको प्यार करने लग गया। और अब जो हमारी शादी होने वाली थी तो मेरी माँ ने इकबाल वाली शर्त रख दी। इधर उज़्मा की माँ बेचारी बीमार, इससे कहाँ होना था सालों का इंतज़ार। सो आज उज़्मा की शादी हो रही है, पता नहीं किसके साथ। गुड्डी जो अब तक सांस भी रोके इसकी बात सुन रही थी। जाने क्यों इसे शक गुजरा था कि इसकी सारी बात में जमील कहीं ना कहीं रो दिया था, मगर वो इतनी हिम्मत नहीं रखती थी कि एक बार सर उठाकर खुद से जमील का चेहरा देख पाती कि वो रोते में भला कैसे दिखाई देता होगा। मैं बाहर इंतज़ार कर रहा हूँ भाभी तेरा, ज़रा जल्दी अपना बुरका ठीक कर ले और आजा। इकबाल से मिलके वापस भी जाना है। वो दोबारा से पुराना वाला जमील नज़र आने लगा था, मगर गुड्डी शायद अब वो नहीं रही थी। इकबाल के केस की अगली पेशी में वो जाना ही नहीं चाहती थी। सर दर्द का बहाना काम आया था और अम्मा खुद ही जमील के साथ चली गईं और वो फ़ौरन ही बुशाबाजी की तरफ। शाम गए जब अम्मा लौटी तो थकन से ज़्यादा परेशानी खुद पर लादे हुए थी। वो बस चुपचाप इनको देखती रही थी, कुछ पूछा नहीं। और रात को अम्मा खुद ही रोने लगी थी। मैं तो समझी थी आज मेरा बेटा छूट के आ जाएगा हमारे साथ, मगर जमील कह रहा था अभी बहुत सारे दिन और लगेंगे। बड़े जज साहब ने पूरे 3 महीने बाद की तारीख दे दी। पहले 2 महीने एक एक दिन करके गुजारे मैंने, और अब फिर 3 महीने। सोने जैसी जवानी मेरे बेटे की और ये मनहूस तारीखें। मुझे बड़ा ही डर लग रहा है गुड्डी, सचमुच बहुत सारा डर। गुड्डी ने आगे बढ़कर इस खौफजदा माँ को अपनी बाहों में भर लिया था। अगले 6 महीनों में इनकी बाजार वाली दोनों दुकानें बिक गई थी। वकील साहब की भारी फीसें देने के लिए घर का खर्च बहुत ही कम कर दिया गया था, मगर शायद अब बात गुड्डी के जेवरात की तरफ आ जानी थी। अम्मा को अभी से होल पड़ने लगे थे, मगर गुड्डी ने चुपचाप अपना सारा जेवर इनके हवाले करके ये मुश्किल भी हल कर दी थी। और फिर उड़ती सी यह खबर आई थी कि जमील खुद भी इस केस में कुछ ज़्यादा दिलचस्पी नहीं ले रहा।
एक दो तारीखों में तो वो अदालत भी नहीं गया था, बल्कि घर आकर अम्मा को खुद ही झूठ सच बनाकर बता दिया था। जहां अम्मा का दिल डूब गया था ये सुनकर, वहीं गुड्डी को भी कुछ वसवसे सताने लगे थे। जमील की माँ को पता चला तो बहन का दिल बढ़ाने से ज्यादा बेटे की सफाई देने चली आई, और जब अम्मा इनके सामने दोनों हाथ जोड़कर बस रोती ही रह गईं तो बड़ी अजीब बात हुई। गुड्डी ने बहुत गर्म चाय के दोनों कप ट्रे समेत ही इनके पास रखे और बड़े आराम से कहने लगी, खाला जी, अगर आप वाकई अम्मा से मोहब्बत करती हैं और इकबाल को यहाँ इस घर में दोबारा देखना चाहती हैं तो फिर जमील भाई की शादी बहुत जल्दी कर दें। खुदा की कसम, फिर ये केस इतनी जल्दी ख़त्म हो जाएगा जैसे जैसे सर्दियों की धूप। वो दोनों बहनें यूं इसकी तरफ देखने लगी जैसे वो पागल हो गई हो। आज घर में सुबह से ही काफ़ी शोर था। गुड्डी तैयार हो रही थी और अम्मा बार बार आवाज़ें देकर इसे मज़ीद भुखलाई दे रही थीं। अम्मा, मुझे लगता है अभी तक मैंने पूरी तैयारी नहीं की। घर से निकलते वक्त वो अम्मा के कंधे से लगकर कह रही थी, आपने मेरे लिए बहुत सारी दुआ करनी है। तभी जमील चला आया था। आज इसकी शादी को महीना हो चला था, तो चेहरे पर फितरी खुशी की झलक भी थी और एक आसूदा मुस्कुराहट भी। चले भाभी, मैं रिक्शा साथ ही लेकर आया हूँ, इसने आते ही कहा था। तभी गुड्डी और अम्मा की नज़रें मिली। चंद लम्हे गुजरे और फिर अम्मा ने ही गुड्डी का हाथ पकड़कर कहा, ठीक है, आज तू जमील के साथ ही चली जाओ। और वह सर हिलाते हुए बाहर निकल गई। बस भाई, मुझे यहीं पर उतार दो। हाई स्कूल के गेट के बिल्कुल सामने गुड्डी ने रिक्शा रुकवाया था। यहाँ क्यों उतरना है भाभी, हम तो जेल जा रहे हैं। आज इकबाल से मुलाकात की तारीख है ना, तुम्हें याद तो होगा ही। जमील की हैरत ही ख़त्म नहीं हो रही थी। मुझे याद है भाई, पर आज मेरा पर्चा है यहाँ 10वीं का। इकबाल से मुलाकात की तारीख तो फिर आ जाएगी, मगर पर्चे की तारीख दोबारा नहीं आएगी। वो अभी तक उतर कर आगे नहीं गई थी, बल्कि धीमे मगर मजबूत लहजे में बात कर रही थी। और अम्मा, अम्मा, इसे क्या कहूँगा मैं? जमील तो बौखला ही गया था। आपने क्या कहना है इनसे? वो खुद ही मेरे साथ आती हैं पर्चे दिलवाने। आज भी वो तैयार थी कि ऐन वक्त पर आप आ गए। ऐसा करें कि आप खुद ही जाकर जेल में अपने भाई से मिलाएं। अगर इन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है तो पूछ लेना और शाम को घर आकर बता देना। मैं पर्चा देकर खुद ही घर आ जाऊंगी। आप फिक्र ना करना। अब मुझे देर हो रही है, वैसे भी आज अंग्रेज़ी का पर्चा है और मेरी तैयारी बस एम ही है। अम्मा से दुआ का कहा तो था, पर मुझे बहुत डर लग रहा है। तेज़ी से बोलती हुई वो स्कूल के अंदर चली भी गई और जमील बस देखता ही रह गया। हवा के झोंके ने हरी मिर्चों के पौधे को छेड़ा तो वो हंस दिया था। छोटी बड़ी बहुत सी मिर्चों भरे पौधे से हवा ने पूछा, वो मासूम सी लड़की कहाँ गई जो अपने बदन के जेवर का लम्स लिए पानी तुम्हारे फूलों पर छिड़कती थी? गुल दोपहरी के गुलाब जितने बड़े फूल ने सर उठाया और कहा, वो जान गई थी कि इल्म का जेवर ही सबसे बड़ा है और ज़िंदगी के पौधे पर सच्चे फूल बस इसी के तुफैल आते हैं। वो अपनी हथेली पर अपनी खुशबख्ती की नई तहरीर पढ़ चुकी है, सो बेहद खुश है कि अब इसका जीवन कोई सवालिया निशान नहीं है। बस कर अब गुड्डी, सो जा, काफ़ी तैयारी हो गई है। अम्मा ने रात के 2 बजे इसके कमरे में झांका और इसे किताबों पर झुके देखा तो कहा था, अच्छा अम्मा, सोने लगी हूँ। वो अपनी किताबें समेट रही थी। अम्मा के वापस पलटते ही इसने दरवाजे की कुंडी चढ़ाई और कमरे की बत्ती बुझाई और रोशनदान से आती बाहर वाले बल्ब की मध्यम रोशनी में जाए नमाज बिछा ली थी। थोड़ी देर में इसके दुआ के लिए उठे हाथ आंसुओं से भीग चुके थे। सारी दुआएं, मनाजातें और इल्तिजाएं सिर्फ और सिर्फ इकबाल के लिए थीं, इसकी सलामती के लिए, जल्द से जल्द वापसी के लिए, और खुदा बहुत करीब आकर सुन रहा था। गुड्डी का दिल इस यकीन से लबरेज और मुतमईन था। ये नावल आप सबको कैसा लगा, कमेंट्स में अपनी तफसीली राय से आगाह ज़रूर कीजिएगा। हमें इंतज़ार रहेगा। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।